आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन जून 2025, जिसमें हम गाइस करेंगे अपना न्यूज़ इन शॉर्ट्स एनवायरनमेंट का कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं पीएम पाठशाला पे, उन सभी का स्वागत है। वो सभी हमारे 3 साल से हम वीडियोस बना रहे हैं। आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी की, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम एनवायरनमेंट के शॉर्ट्स लेंगे। इसकी पहले वीडियोस पहले ही प्रिपेयर हैं। प्लीज़ डू चेक playlist so that you can watch all important videos related to current affairs, related to any of the subject, related to your exam. तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पहला टॉपिक है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल्स वेस्ट एंड पोल्यूशन इस्टेब्लिश। देखो क्या हुआ, एक नई बॉडी बनाई गई है 2022 के अंदर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली बोलते हैं। इट क्रिएशन फॉलोज इसकी वजह से ही जो यूएन एनवायरनमेंट असेंबली है ना, इसी की वजह से ही एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो ये दिख रहे हो ना आप, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी पैनल ऑन केमिकल वेस्ट एंड पोल्यूशन इस्टेब्लिश की गई है। अब यहाँ ना नेगोशिएशंस कन्वीन किए गए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, ठीक है। पैनल ने होस्ट किया। पैनल ने बताया कि जो भी नेशंस इंडिपेंडेंट हैं, पॉलिसी रेलिवेंट हैं, साइंटिफिक एडवाइस उनको देगा। किससे रिलेटेड? सभी कंट्रीज़ को जो इंडिपेंडेंट हैं, पॉलिसी रेलिवेंट, जहाँ जहाँ साइंटिफिक एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी रिलेटेड टू केमिकल्स वेस्ट एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, वो ये पैनल जो है वो देगा। अब इसमें वो क्या करेगा, एक ग्लोबल साइंटिफिक ट्राइफैक्टा कंप्लीट करेगा। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये कह रहा है कि ये बनाया ही क्यों गया, ऐसा पैनल क्यों बनाया गया? कह रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस का इम्पैक्ट रिड्यूस करने के लिए। कह रहा ट्रिपल प्लानिटरी कैसे? कह रहा क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ पोल्यूशन एंड वेस्ट। क्या करोगे है कि 3 तरह के क्राइसिस हैं आपकी कंट्री में। क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस है, नेचर बायोडाइवर्सिटी, फिर पोल्यूशन एंड वेस्ट। ये सारा वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है, इसी को बोला जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए एड्रेस करने को ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या होता है, तो आपको ये सारी बातें बतानी है कि पहले क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस, फिर नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी का क्राइसिस, फिर आपका पोल्यूशन एंड वेस्ट का क्राइसिस। कैसे इसको करोगे? तो कह रहा है इसीलिए क्या करा गया, ये पैनल बनाया गया ताकि जो इम्पैक्ट केमिकल वेस्ट एंड पोल्यूशन का है वो रिड्यूस हो। क्योंकि केमिकल हमारी मॉडर्न डे लाइफ में बहुत बढ़ रहे हैं और इसका इतना गंदा इम्पैक्ट है। अब आप लगाओ, म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट का जनरेशन है, सॉलिड वेस्ट का, वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। 2023 में जो 2.1 बिलियन टन था ना, कह रहा वो 3.8 बिलियन टन हो जाएगा 2050 तक। सोचो आप। तो कह रहा मॉडर्न फॉर्म जो पोल्यूशन का है उसे डेथ पता है कितनी हो रही है पास्ट 2 डिकेड्स में? पोल्यूशन की वजह से, यानी कि पूरा ये जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके वजह से, उसके कारण से 66% डेथ हो रही हैं। तो बहुत ज़रूरी था ये पैनल क्रिएट करना। समझ गए बात? तो आपको ही लिख के आना है। नेक्स्ट शॉर्ट है रिलेटेड टू कि आईएलओ ने कन्वेंशन किया है ऑन बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। आईएलओ बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर स्टेट्स ने क्या अडॉप्ट करा है? पहला एवर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल हैजार्ड एट वर्क। अब ये कन्वेंशन क्या है? ये मेंबर स्टेट्स को बुलाता है नेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ मेजर्स अडॉप्ट करने को कहता है रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसमें बेसिक काम क्या है? बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को रोकना, प्रिवेंट करना, प्रिपरेशनस करना, रिस्पांस मेजर्स करना। कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इमरजेंसी रिलेटेड कुछ है तो भारत को क्या इसमें कंसर्न है कि ब्लैंकेट एप्लीकेशन अगर हमने सब जगह पे लगा दी तो एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा, इससे एमएसएमई पे बर्डन पड़ेगा। डेवलपिंग इकोनॉमीज इतनी जल्दी नहीं इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकती ना। फिर डेफिनेशन बड़ी ब्रॉड है, आप इसको समझ नहीं पाओगे, आपके वर्क प्लेस से बाहर है, ओवर रेगुलेशन से बाहर है ये। अब बात समझने में आ रही है कि बायो हैजार्ड्स या बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते क्या हैं। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स बेसिकली क्या है? और ऑर्गेनिक ओरिजिन है, यानी बायोलॉजिकल वेक्टर द्वारा होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी के द्वारा होते हैं। तो जो भी व्यक्ति हेल्थ केयर में काम कर रहा है, एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, लैब सेटिंग में काम कर रहा है, वो सारे बेचारे बड़े रिस्क में हैं। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये बायोहैजार्ड होता है? तो एटमॉस्फेयर है, वेदर कंडीशंस हैं, हीट रिलेटेड रिस्क हैं, ये सारे बड़े ही प्रॉब्लमेटिक हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है इंडिया की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड कंडीशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा
काम करने की ज़रूरत है। तो इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या निकल कर आया? तो कॉन्फ्रेंस में आया कि सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि किसी भी तरीके से जो प्लेटफॉर्म इकॉनमी है ना, वह डिसेंसी हो वर्क में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो हों। क्योंकि बेचारे मान लो जैसे ही ऊबर वाले काम करते हैं, ओला वाले काम करते हैं, ब्लिंकिट वाले काम करते हैं, इनको राइट हो इनके काम के प्रति, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो हो, रिम्यूनरेशन इनको सही मिले, सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में ऊबर, अमेज़ॉन वगैरह को सही ढंग से चलाया जाए। तो आपके पास अगर डेफिनेशन आ जाए कि प्लेटफॉर्म इकॉनमी क्या होती है, तो आप बताना जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ऑपरेट हो, जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस में हो, जैसे ऊबर ओला बुक करते हो, अमेज़ॉन पे आप बुक करते हो, ठीक है, जहाँ पर और सप्लायर कंज्यूमर कहाँ मिल रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। फिर रेजोल्यूशन पास हुआ कि इनफॉर्मेलिटी जो है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है, फॉर्मल वर्क ट्रांजिट होना चाहिए। कह रहा अर्जेंट एक्शन लेना है। कह रहा किस पे अर्जेंट एक्शन लेना है? कि हमें वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करनी है, सोशल प्रोटेक्शन देना है, डिसेंट जॉब्स क्रिएट करनी है। अच्छा तो रहेगा वर्क जो इनफॉर्मल है वो फॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। फिर नेक्स्ट कहता है अमेंडमेंट लेने की ज़रूरत है टू द कोड ऑफ मैरीटाइम, और उसके बाद कहता है यहाँ पर लेबर कन्वेंशन से रिलेटेड कहता है वायलेंस और हैरासमेंट को एड्रेस करने की ज़रूरत है। राइट टू शोर लीव, रिपाट्रिएशन, ये सब की ज़रूरत है, रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। सी जितने भी फेयरर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। इन सभी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस कॉन्फ्रेंस में ही बात निकल कर आई कुछ ऐसा कोड भी हो जिसमें मिनिमम वर्किंग और लिविंग स्टैंडर्ड हो सी फेयरर्स का जो शिप्स पे काम करते हैं। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि फेयर कंपटीशन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो शिप ओनर्स के लिए। बल्कि भारत ने तो ऐसे कोड को 2015 में रेटिफाई किया था कि हम इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। अब इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक का ग्रुप निकालता है। इस रिपोर्ट में नंबर ऑफ ऑपरेशनल कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट देखा गया, ग्रो हो गए हैं। 2005 में 5 थे, अब 80 हो गए प्रेजेंटली। इंडिया, ब्राज़ील, तुर्की एक्टिवली इसमें पार्ट कर रहे हैं। तो कार्बन प्राइसिंग का क्या ट्रेंड है? कार्बन प्राइसिंग बेसिकली 28% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं, 43% कार्बन टैक्सेस हैं, या 37 आपकी ये कह रहे हैं कि इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? तो ग्लोबली इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यानी ETS और कार्बन टैक्स से कॉन्टिन्यू जनरेट हो रहा है $100 बिलियन पब्लिक बजट के लिए। तो कह रहे हैं कि पावर फॉलोड बाय इंडस्ट्री सेक्टर इसका हाईएस्ट कवरेज है। एग्रीकल्चर वेस्ट लार्जली यहाँ पर अनकवर है। ये एक बड़ा मुद्दा है कि एग्रीकल्चर को वेस्ट को आपने अनकवर क्यों कर रखा है। तो कार्बन क्रेडिट सप्लाई वर्सेस डिमांड में कह रहा है कि अगर सप्लाई कंटिन्यूड रही ना, ये डिमांड को भी आउटस्ट्रिप कर देगी। और 1 बिलियन टन अनरिटायर्ड क्रेडिट 2024 ग्लोबली देखा भी क्या कि वो आया। तो कार्बन प्राइसिंग का सीधा सा मतलब है कि आपने क्या करा है, कार्बन की प्राइसिंग इज इक्वल टू, अभी आपने देखा उसका फॉर्मूला कि उसमें आप कैसे कैसे जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू। तो उसमें चाहे आपका इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हो, कार्बन टैक्सेस हो, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म हो, इसी के थ्रू इन तीनों तरीके से ही कार्बन की जो है प्राइसिंग चलती है। इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है कि इतना ही आप इंटेंसिटी ग्रीन हाउस गैस इमिशन की कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको फिर इस पर ट्रेड करना पड़ेगा, या आप इसको उधार लो या उसके पैसे भरो, आप टैक्सेस दो इसके। फिर ट्रेडेबल क्रेडिट्स जनरेट कराए जा रहे हैं ताकि इमिशन कम करने के लिए। तो कह रहा है कि कैसे हुआ? कह रहा है जब ग्लोबली आर्टिकल 46 आया ना COP21 में, तो वहाँ बोला गया भाई बहुत ज़रूरी है कार्बन प्राइसिंग अप्रोचेस को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करना। COP29 जब बाकू अजरबैजान में हुआ, वहाँ पर भी ये बात रखी गई। फिर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में ये बात रखी गई। भारत सरकार ने तो इवन 2023 में 2 मैकेनिज्म बना दिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत, कि कुछ कंप्लायंस बेस्ड है, कुछ ऑफसेट मैकेनिज्म बेस्ड है। जहाँ कंप्लायंस है वहाँ आपको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है, और कहीं कहीं पे तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा रिमूवल कितना है, अवॉइडेंस एंड ऑल कितना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। याद रखना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। हॉटेस्ट ईयर क्या रहा बताता है 2024,
एशिया का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट और सेकंड वार्मेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड, जिसका कि टेम्परेचर 1.04 डिग्री सेल्सियस अबव रहा है आपके 1991 और 2020 के, अगर आप एवरेज से देखते हैं तो। फिर रैपिड वार्मिंग है, एशिया ट्वाइस से बहुत फास्ट तरीके से वार्म हो रहा है। स्नोफॉल रिड्यूस हुई है, एक्सट्रीम हीट ड्रोव, ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं, हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, डिकेडल वार्मिंग रेट बहुत ज़्यादा डबल हुआ है, देखा जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। बहुत ज़्यादा देखो सरकार का ध्यान है इसमें, कितने सारे डॉक्यूमेंट बाहर आ रहे हैं। ध्यान क्या है? ग्रीन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने डॉक्यूमेंट दिया कब? जून 17 को, जिस दिन क्या था? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो 2011 में आया। इट इज़ वन ऑफ द 8 मिशन, नेशनल एक्शन प्लान के अंडर ये 8 मिशन के अंदर आया। अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को बढ़ाना है, यानी जितने भी फॉरेस्ट लैंड हैं, नॉन फॉरेस्ट लैंड हैं, उनको इंक्रीज़ करना है। साथ ही साथ इकोसिस्टम की सर्विसेज को बढ़ाना है, कार्बन सिंक के एडिशनल क्रिएशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी में 3 सब मिशंस आए कि फॉरेस्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करें, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई कर दें इनकम टू फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। फिर पार्ट ऑफ फंडिंग कहाँ से आएगी? मिशन के एलोकेशन से आएगी। रेस्ट आप कहाँ से लोगे? नेशनल कैंपा से लोगे। ये 10 साल के लिए है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? बॉटम अप मॉडल के तहत वे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ द्वारा। तो की मिशन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कैसे ये एनडीएसी के साथ लिंक्ड है, समझते हैं। माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच है, प्राइवेट सेक्टर है, कार्बन मार्केट है, ग्रीन इंडिया फोर्स है। ये सारे के सारे जो की मिशन स्ट्रैटेजी हैं, इसका मामला है कि भारत भी चाहता है कि भाई किसी भी तरीके से हमें ग्रीन इंडिया बनने के लिए हमें यूथ को ऐसे तैयार करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट्स को हमें सेल करना पड़ेगा अपने फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री से वॉलंटरली। हमें सीएसआर का ध्यान रखना है, प्राइवेट सेक्टर को हमें समझाना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हाल में निभानी है। फोकस करना है जितने भी हमारे वल्नरेबल जोन्स हैं, चाहे अरावली है, चाहे वो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, चाहे मैनग्रोव्स हैं, उनका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई, जहाँ जहाँ रिपोर्ट्स की बात आ रही है, प्लीज़ उसको कहीं पे नोट कर लो कि कौन रिलीज़ करता है, उसके रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स आई हैं। तो रिपोर्ट आई है ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक की, 2025 की रिलीज़ हुई। इसको रिलीज़ करता है OECD, बोले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बताया गया कि इस बार सिवियरिटी हो गई। वर्ल्ड का जो लैंड एरिया सरफेस फेस है, वह बहुत फ्रिक्वेंट और बहुत ही गंदे लेवल पे सूखा पड़ रहा है। मेजर ड्रॉट पड़ रहे हैं यूरोप में, कैलिफोर्निया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, सोमालिया में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका देखें तो 3 से 7.5% इकोनॉमिक कॉस्ट है। कंट्री लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वाटर रिलेटेड डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। क्रॉप यील्ड आपका 22% से डिक्लाइन हो गया है। सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो गया है बहुत ज़्यादा। ग्राउंड वाटर नीचे धंस गया है। कह रहा है ड्रॉट के चक्कर में 34% डिज़ास्टर रिलेटेड डेथ हो गई। कह रहा कैसे पता चला? कह रहा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2021 की रिपोर्ट ने ये पहले ही समझाया था। और देखो इस ड्रॉट, इस सूखे के चक्कर में ही क्या क्या आता है। ये दे के जाता है पॉवर्टी, ये दे के जाता है इनइक्वालिटी, ये दे के जाता है डिस्प्लेसमेंट, आपको अपनी जगह से ही हटाएगा। ये सोचिए कितना कंसर्नेबल इशू है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थ्रेटन्स अंडर वाटर इको सिस्टम। एक स्टडी की गई, किसके द्वारा? रिसर्चर्स के द्वारा एक स्टडी की गई, जिसमें बताया गया, जो यूके की यूनिवर्सिटी है उसमें पाया गया है 21% जो ग्लोबल ओशन है वो डार्क होता गया है बिटवीन 2003 से लेके 2022 तक। कह रहा स्पेशली ये देखा जा रहा है आर्कटिक, अंटार्कटिक और गल्फ स्ट्रीम रीजन में। सवाल ये आता है किसी भी ओशन की डार्कनिंग होने का मतलब क्या है? किसी भी ओशन में अगर डार्कनिंग हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ का जो फोटिक जोन है वो सिकुड़ रहा है और लाइट का जो जाना है ग्लोबल ओशंस में वो रिड्यूस हो रहा है। और ऐसा होता क्यों है? सनलिट लेयर, यहाँ पर बहुत सारा मरीन सिस्टम रहता है हमारा। तो करंट डार्कनिंग जो ओशन की है वो इकोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से है।
पाइथोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन ब्लूम्स की वजह से है। और क्या कारण है? कोस्टल ओशन में कॉम्बिनेशन जो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है ना, सेडिमेंट लोडिंग का, ये कोस्ट के नज़दीक होता है। अब इसमें कल्चरल रन ऑफ और रेनफॉल की वजह से सारा बह जाता है। डीप ओशन में जो आपका ओपन ओशंस हैं, वहाँ पर आपके क्लाइमेट ड्राइवन चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एल्गल ब्लूम हो जाता है उस सरफेस ओशन में, वहाँ वार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस ओशन डार्कनिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो आ रहा है वो आ रहा है मरीन इकोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेसेस पे कर ही नहीं पा रहे, ना इनकी ग्रोथ हो पा रही है, ना ये कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ना रिप्रोडक्शन, ना फोटोसिंथेसिस। तो सोचो ओशन की प्रोडक्टिविटी ही लिमिट हो गई। जो फ़िश का स्टॉक है वो डिक्लाइन हो रहा है, हार्म कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। ये कार्बन जो एब्जॉर्व करता था, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था ना ओशन, वो भी नहीं कर पा रहा है, जिससे क्लाइमेट को ओशन रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो कितना बड़ा सवाल है ये, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन चैलेंज। तो ब्राज़ील एंड फ्रांस ने इसको लॉन्च करा। इनॉग्रल ग्रुप 8 कंट्रीज़ द्वारा ये किया जा रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिजी, केनिया, मैक्सिको, पलाऊ, सीचल्स द्वारा। ब्लू एनडीसी चैलेंज बेसिकली क्या है? ये सभी कंट्रीज़ को बुलाता है टू प्लेस द ओशन एट द हार्ट ऑफ देयर एनडीसी। ओशन कंजर्वेंसी, ओशन रिजिलियंस, क्लाइमेट प्लेटफॉर्म, ये इसको बेसिकली चला रहे हैं। अब क्या रोल प्ले किया जाता है ओशन के द्वारा इन एड्रेसिंग क्लाइमेट क्राइसिस? तो सबसे पहले रोल प्ले किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन का, यानी जो ओशन है वो क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड को इमिशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कार्बन सिंक का काम कर रहा है। फिर कोस्टल हैबिटेट्स क्या है? मैनग्रोव्स हैं, सी ग्रासेस हैं, ये कार्बन को कैप्चर इस तरह कर रही हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं ये कोस्टल में, अरे टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से भी ज़्यादा ये कार्बन को कैप्चर करता है। आप सोचो ओशन का बहुत बड़ा रोल होता है। 90% ये एक्सेस हीट के जो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन होती है उसको कैप्चर करता है। रिन्यूएबल एनर्जी निकालते हो आप इससे, 1/3 जो आज की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी नीड है ना, वो इसी से फुलफिल हो जाएगी ओशन से। सोच लो आप, इसीलिए ऐसे सिस्टम बनाने, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा ओशन इकोसिस्टम क्या हो जाए, प्रोटेक्ट रहे। तो चाहे उसके लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, यूएन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया इनिशिएटिव है, इस सारे रीजन जैसे डेजिग्नेट किया गया कंजर्वेशन, रिस्ट्रिक्शन, प्रोटेक्ट करना मरीन लाइफ को, या यूएन डिकेड को स्टिमुलेट करना ओशन साइंस को, या मिष्टी की बात आई। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता है 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस। इसमें कंक्लूड क्या हुआ, नाइस ओशन एक्शन प्लान। ये हेल्ड कहाँ हुआ था? नाइस, फ्रांस में। इसको को होस्ट किया गया था बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका। इसमें एक्शन प्लान क्या लिए गए हैं? एक ग्लोबल मैप तैयार करा गया है SDG 14 के लिए। SDG 14 के लिए ये किया गया है ताकि क्या हो जाए, सारा फोकस ये रहे सस्टेनेबली हम ओशन, सी और मरीन रिसोर्सेज को हम सही ढंग से यूज़ कर पाएँ, इसके लिए ऐसा किया गया है। अब SDG 14 क्या था? SDG 14 रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर, यानी हमारा फोकस होना चाहिए कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज के पोल्यूशन को रोकना। ठीक है, तो यानी रीअफर्म होना है हमें इंटरनेशनल जो हमारा बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है प्लास्टिक पोल्यूशन पे भी, वहाँ पे भी हम कसम खाएं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि हम रिड्यूस करें क्लाइमेट और एसिडिफिकेशन को, इम्पैक्ट को बचाएं ओशन और कोस्टल कम्युनिटीज से रिलेटेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट न्यू रामसर साइट्स इन राजस्थान। इंडिया की 2 मोर वेटलैंड साइट रामसर साइट राजस्थान में बढ़ गई हैं। क्या क्या नाम है? खिचन और मेनार। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 आपको पता ही है ना, कब था? 5 जून को था, उसी दिन ये करा गया है। ध्यान रखना, वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है। तो इस बार की थीम बताओ आपको क्या बताना है? आपको बताना है 2025 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अभी टोटल इंडिया में कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 91 हो गई हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 से ही क्या बनाया गया? 5 जून को मनाया जा रहा है। अच्छा देखो, थीम तो आई गई यहाँ 2025 की, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन।
फिर विद द एडिशन ऑफ दीज वेटलैंड राजस्थान के पास 4 रामसर साइट हो गई हैं, सांबर सॉल्ट लेक, कैलेदिलियो, भरतपुर वाली, एक किचन, एक मीनार। अब किचन और मीनार है कहाँ समझते हैं। किचन जो है वो आपकी नॉर्दर्न थार डेजर्ट में है, फलोड़ी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक रतरी नाड़ी रिवर है, एक पॉन्ड भी है विजय सागर तालाब के नाम से, वहाँ पर है। मीनार में यहाँ पर जैसे आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, फ्रेश वाटर मानसून लेके, नोटेबल बर्ड स्पीच जैसे आपका वाइल्ड रम्ड वल्चर, ये सब इसमें आता है, ठीक है ना। 70 प्लांट स्पीशीज़ पाए गए हैं, मैंगो ट्रीज़ वगैरह। अब रामसर कन्वेंशन वेटलैंड के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखना 1971 में ये आई थी। रामसर वहाँ पे ईरान में एक जगह का नाम है, इफेक्ट में आई है 1975 में। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसमें पूरा ध्यान है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी वेटलैंड हैं उनका कंजर्व या सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कि वेटलैंड को एटलीस्ट वन ऑफ द 9 सेट क्राइटेरिया के साथ, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ इसको मीट करना है। सेक्रेटेरिएट इसका ग्लैंड में है। इंडिया ने इसको 1 फरवरी 1982 को ज्वाइन किया था और आज की डेट में भारत के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट हैं। एशिया के अंदर कितनी साइट हैं, 91। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी के बारे में। तमिलनाडु ने नोटिफाई करा ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी धनुषकोडी ताकि हम क्रिटिकल स्टॉप ओवर को रोक सकें। अब ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फोइनिकॉप्टेरस रोसस। ये लीस्ट कंसर्न है, यानी इतनी दिक्कत नहीं है, अच्छी मात्रा में है। ये अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप में रहती है। ब्रीड करती है शैलो वेटलैंड्स में, जहाँ सलाइन एल्कलाइन वाटर मिल जाता है ना, वहीं ये ब्रीड कर देती है। और ये ज़्यादातर डिस्पोजल कैपेसिटी ब्रीडिंग सीजन के बाहर रहती है और हाईली फिलोपैट्रिक है, यानी रिटर्न रिमेन नियर पर्टिकुलर साइट में रहता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना आपका, कच्छ गुजरात के अंदर, वहाँ ये मिलेगी। और साउथ एशिया का ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड है ग्रेटर फ्लेमिंगोस का। इंटरनेशनली रिनाउंड इसको फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट IBAT अलायंस। ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट जो डबल करने की बात की गई है ना बायोडाइवर्सिटी के डेटा को 23 से 24, उसी के बारे में है कि वर्ल्ड का जो डेटाबेस है प्रोटेक्टेड एरिया का, IUCN रेड लिस्ट का, उसको बढ़ाने की बात है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, UK में है। 2008 में ये आई थी। ये कोलिशन है चारों का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लस मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कंजर्वेशन, IUCN, ये सारा इसका पार्ट है। डेटा देना, टूल्स देना, गाइडेंस देना, ये सारा इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। तो फर्स्ट असेंबली इसकी कन्वेंस हुई न्यू दिल्ली में। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। श्री भूपेंद्र यादव प्रेसिडेंट हैं IBCA के। जो असेंबली है IBCA की, ध्यान रखिएगा, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है बहुत बड़ी, है ना। और हर साल एनुअली बाईएनुअली इसको बिठा लेते हैं। मल्टी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं। 95 बिग कैट रेंज कंट्री, नॉन रेंज कंट्री सब आती हैं इसमें। इसमें बिग कैट्स का मतलब समझते हो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगौर, प्यूमा, सब इसके अंदर आते हैं। और नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है कि ये ना अप्रैल 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर को भारत के 50 साल हुए थे तब इसको लॉन्च किया गया। फिर इसमें करना क्या है, इसमें इस्टेब्लिश करना एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट प्रैक्टिसेस करता हो बिग कैट को कंजर्व करने की। फाउंडिंग मेंबर्स इसके आर्मेनिया है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, इजिप्ट, इथियोपिया, इक्वाडोर, इंडिया, केनिया, मतलब भारत और एशिया, साउथ एशिया की कुछ कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इंडिया होस्ट कंट्री है, सेक्रेटेरिएट इसका IBCA का, है ना। कंजर्वेशन स्टेटस ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है पेपर में। टाइगर को पैंथेरिस टाइग्रिस कहते हैं, इंडेंजर्ड है। लायन का वल्नरेबल है, लेपर्ड का वल्नरेबल है, स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल, चीता का वल्नरेबल और नियर थ्रेटन जगुआर है। प्यूमा लीस्ट कंसर्न है, अच्छी मात्रा में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिवाइज गाइडलाइंस ऑन नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, यानी इन्होंने वेस्ट टू एनर्जी और बायोमास कंपोनेंट को नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को बेसिकली अपडेट करा है। बायो एनर्जी एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है। जब भी आप कोई बायोमास फ्यूल को ना
बर्न करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल से तो निकल के आ रहा है, हार्वेस्ट रेसिड्यूज से, क्रॉप से, ऑर्गेनिक वेस्ट से, हमारे घरों के। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम 2022 में गाइस लाया गया 2 फेजेस में। फ़ेज़ 1 2021 से 22, फ़ेज़ 2 अभी चल रहा है 25 से 26 का। इसमें करना क्या है, जो रूरल एरिया से सरप्लस बायोमास आ रहा है उसको यूज़ करके पावर जनरेट करनी है ताकि रूरल हाउस होल्ड की इनकम बढ़े। एनर्जी क्रिएट करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी। और स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेटस को तो 20 से, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिली स्टेट, ST बेनिफिशरीज को 20% और ज़्यादा इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल फंड भी दिया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की बात की जा रही है। बायोमास प्रोग्राम, बायोगैस प्रोग्राम, ये सब किया जा रहा है क्योंकि पता है बायोगैस में 95% मीथेन है। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब ये करा इसीलिए जा रहा है ताकि सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस हो जाएं, अच्छे ढंग से हम ये सारे काम कर पाएँ। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। 2025 में निकाला गया और इसको निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उल्टा तो स्वीडन जो है इसमें फर्स्ट आई है, फिनलैंड, डेनमार्क इसके बाद। इंडिया की ड्रॉप हुई है, ठीक है, 63 हुई है, 63 से 71 हुई है। तो हमारी जो है रैंक और ख़राब हो गई है। कंट्री को ना एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पता है कैसे रैंक करते हैं, इसमें ना प्रोग्रेस देखते हैं कि आपने कैसे फॉस्यूल फ्यूल से आप क्लीन एनर्जी कितना यूज़ कर रहे हो, एनर्जी की सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, रेगुलेशंस पे कैसे चल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, 43 इंडिकेटर्स होते हैं ब्रॉड कैटेगरीज में और इसमें 0 to 100 मार्क किया जाता है उनको। तो हमारा इस बारी अच्छी रैंक नहीं है, 71 हो गई है, पहले 63 थी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट थर्स्ट वेव। रिसर्चर्स ने ये टर्म को नया टर्म देखा कि भैया एक्सटेंडेड पीरियड में जब बहुत समय तक एटमॉस्फेरिक थ्रस्ट बना रहता है तो उसको थर्स्ट वेव्स कहते हैं। यानी एटलीस्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक अगर इवेपोरेटिव डिमांड जो है वो हिस्टोरिकली 90th परसेंटाइल से अगर बढ़ा रहा हुआ है, यानी इवेपोरेटिव डिमांड को कैसे नापते हैं कि एटमॉस्फेयर कितना थर्स्टी है। इवेपोरेटिव डिमांड, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी से निकाला जाता है। थर्स्ट वेव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फार्मर है, किसान है, वो वाटर रिसोर्सेज को प्लस क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर पाए। इसीलिए थर्स्ट वेव का जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम सलखान फॉसिल फायर जो है हमारा पार्क है वो यूनेस्को की लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चला गया है। कहाँ है ये, तो ये सोनभद्र फॉसिल पार्क इसको ऑफिशियली बोला जाता है। ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। जियो हेरिटेज साइट है। IUCN ने इसको इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वगैरह में काफ़ी इसको करा है। ये कैमूर रेंज आपके विंध्यान रेंज के पार्ट है और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडजेसेंट ये देखा जाता है। बहुत ही पुरानी, बहुत आपका मोस्ट वेल प्रिजर्व साइट है। 1.4 बिलियन ईयर से ये डेटिंग कर रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन ऑक्सीडेशन इवेंट। सलखान फॉसिल फ्यूल्स का फ़ायदा क्या है इस पार्क का, ये ना अर्ली इन्वायरमेंट है। जैसे डॉमल की जितने भी हमारे पार्क फीचर्स होते हैं ना, ये कैसे एंशिएंट वाटर की डेप्थ चेंज हुई है, सेडिमेंटेशन कैसे चेंज हुआ है, ये सबको बताता है। और आप समझो 85% जो अर्थ की हिस्ट्री है ना वो अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसीलिए हम इन साइट्स को निकालते हैं, आज रिसर्च करते हैं इनके ऊपर। तो अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कौन सी है, यूनेस्को का ये आउटस्टैंडिंग वैल्यू को निकालती है। इसमें ये देखती है वर्ल्ड हेरिटेज की कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आज की डेट में 196 स्टेट ने रेटिफाई किया हुआ है इस कन्वेंशन को। लास्ट हमारा है कि रीसेंट कौन कौन से वल्केनो उठे हैं। माउंट इटना आपने सुना ही है, सिसिली आइलैंड इटली में आया, हाईएस्ट मेडिटेरियन आइलैंड माउंटेन है ये। मोस्ट एक्टिव स्ट्रेवटो वल्केनो वर्ल्ड के यहाँ देखोगे आप। माउंट लिवोती लाकी है, ये फ्लोरस इंडोनेशिया में आया है। किलेयू वल्केनो यहाँ पे शील्ड वल्केनो है, ये हवाई US के अंदर देखने को मिलता है। तो सारे के सारे वल्केनिक हैं। नेक्स्ट हमारे जो सोशल इश्यूज़ के टॉपिक होंगे वो हम कल से करेंगे। मेंस के लिए मिलते हैं हम शाम को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे टू ऑल।